जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव का 23 नवंबर यानी कल सुबह से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अभी हम कोडरमा विधानसभा में मौजूद हैं और कोडरमा विधानसभा का क्या रुझान अभी तक आ पाया है। यहाँ पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी, लेकिन यहाँ मुख्य तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और भी साथी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि कोडरमा विधानसभा का रुझान किसकी ओर है। क्या नीरा लगा पाएगी हैट्रिक, जलेगा लालटेन, या फिर शालिनी गुप्ता बाजी मारने में कामयाब होगी। तो यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी है, जो लगातार क्षेत्रों का दौरा भी किए हैं। मतदान के दिन भी वो लगातार सुदूरवर्ती इलाके तक घूमे थे। तो क्या रुझान है? सबसे पहले स्वागत है दानिश खजाना में। धन्यवाद। क्या रुझान देख पाए आप? लगातार कई ग्रामीण इलाकों में भी मतदान के दिन आप गए थे, क्या रुझान देख पाए हैं कोडरमा में? देखिए जाबाद जी, वैसे तो हम लोग कई चुनावों में देखे हैं और जो एक राजनीतिक पंडितों की तरह हमारा भी क्षेत्र भ्रमण में जो आकलन होता रहा है, चाहे वो पिछले 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 की चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के ट्रेंड से हम लोगों को मतगणना के पहले ही एक रुझान मिल जाता था कि इस पार्टी को जो है वो स्पष्ट रूप से इस सीट पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है जीत हासिल होगी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है कोडरमा सीट के लिए, वो वास्तव में न सिर्फ यहाँ के मतदाताओं के लिए बल्कि हम लोग जैसे पत्रकारों के लिए भी बड़ा जो है वो सस्पेंस में रहने वाली बात है कि इस बार हम लोग खुलकर खुद भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि जैसे जैसे जो है वो चुनाव का जो रुझान या कहे कि जो चुनाव हाईटेक होता जा रहा है और मतदाता भी पहले की तरफ काफी समझदार हो गए हैं। वो या तो अपने जो वोटिंग होता है वो किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं या किस पर वो अपना मुहर लगाते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से वो अब कहने से भी परहेज करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है कि इस बार के चुनाव में खास करके जो भाजपा, राजद और जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं शालिनी गुप्ता, जिसका अलमीरा चुनाव चिन्ह था, तो ये तीनों प्रत्याशियों के बीच में काफी जो है वो क्लोज कॉन्टेस्ट है। ऐसे में स्पष्ट रूप से अगर कहें, वैसे तो आप देखे होंगे कि 23 नवंबर को जब दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो 20 नवंबर को, तो उसके बाद कई एग्जिट पोल में ये दिखाया गया कि कोडरमा सीट पर जो है वो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। कुछ के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी पर भी इस बार भरोसा जताया गया है कि कोडरमा से जो निर्दलीय प्रत्याशी, खासकर मैं शालिनी जी की बात कर रहा हूं, कि अगर वो जीतेंगे तो अगली जो प्रदेश में सरकार बनेगी उसमें वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन क्या है कि जिस तरह का हम लोगों ने टक्कर देखा है क्षेत्र में, एक तो है कि किसी भी क्षेत्र में एक प्रत्याशी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको या तो हमारे चारों प्रखंडों या शहरी क्षेत्र सभी में एक तरफ वोट हुआ है। कहीं अगर राजद को ज्यादा वोट मिला है तो कोई कोई क्षेत्र है जहां शालिनी जी को मिला है, और कहीं जो भाजपा का जो वोट है, वैसे भाजपा का वोट काफी माना जाता है कि वो साइलेंट वोट है और उसके मतदाता जो है वो काफी खुलकर नहीं बताते। ऐसे में वास्तव में हम लोगों के लिए कल का नतीजा काफी दिलचस्प होगा। वैसे इतना तो स्पष्ट है कि 3 प्रत्याशियों में काफी नजदीक का इस बार टक्कर है। अच्छा, 4 प्रखंड है कोडरमा विधानसभा में, 1 नगर निगम क्षेत्र है। तो पहले हम नगर की बात करें तो नगर में किसकी बढ़त देख रहे हैं आप? देखिए, अगर वैसे पुराने चुनावों का अगर विश्लेषण करें, देखा जाए नगर में खासकर बीजेपी का दबदबा रहता है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो है नगर का क्षेत्र जो है वो खास करके आप भी देखते होंगे कि ये व्यवसायी वर्ग ज्यादा होते हैं और इंटेलेक्चुअल वर्ग भी ज्यादा करके शहरों में रहते हैं। तो हमने जो देखा है कि पूर्व के जितने भी चुनाव विधानसभा अंतर्गत, अभी ये 5वें चुनाव है झारखंड का, तो करीब करीब 3-4 चुनाव को भी मैं कवरेज करते रहा हूं, तो निश्चित तौर पर कहे कि जो हमारा कोडरमा जिला है उसके शहरी क्षेत्र, खास करके झुमरी तिलिया, वहां लगभग सभी चुनाव में भाजपा को ही बढ़त मिला है। लेकिन ये जो शालिनी गुप्ता निर्दलीय खड़ा है इस बार मैदान में, पिछले बार भी हालांकि थी और उस बार भी उनका सम्मानजनक वोट हुआ था, लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि एक दूसरे तरह की लामबंदी थी और लोगों में जो एक एंटी इनकम्बेंसी के तहत जो भाजपा का वोट शहर में, वास्तव में भाजपा के ही परंपरागत वोट माने जाते हैं और पिछले कई चुनाव से भाजपा प्रत्याशी को शहरी क्षेत्रों में लीड मिलता रहा है। लेकिन इस बार भी ये संभावना है, लेकिन एक इनके काट के रूप में जो शालिनी जी खड़ा थी इस बार चुनाव में, उनको इस बार शहर से भी अच्छी खासा वोट मिलने का उम्मीद है। ऐसे में इस बार जो है उन्होंने निश्चित तौर पर भाजपा के वोट में सेंधमारी की है शहरी इलाकों में। ऐसे में हो सकता है कि इस बार इन दोनों की लड़ाई में
शहर में हो सकता है कि राजद को कुछ ज्यादा वोट मिल जाए, वैसे शहर में भी इस बार उनको अच्छे खासा वोट मिला है। और दूसरी बात है कि इस बार जो दोनों में वोट का जो हुआ, जो भाजपा के परंपरागत वोट है उसमें शालिनी जी ने सेंधमारी की है। इससे निश्चित तौर पर इस बार शहरी क्षेत्र में भी भाजपा को जो एक उम्मीद होता था या पिछले चुनाव में जो एक देखा जाता था रुझान, वो इस बार कम रहेगा। यानी पिछड़ते हुए दिख रही है भाजपा शहरी क्षेत्र में। वहां पर पिछड़ना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके वोटों का जो मार्जिन है वो जरूर कमेगा और इसका जो है पूरा जो है रिजल्ट पर, और इसके लिए ये जो है शालिनी जी जो है वो काफी इसमें सेंधमारी की है। तो निश्चित रूप से इस बार शालिनी जी इनको शहरों में भी, शहरी क्षेत्र में भी अच्छा खासा नुकसान दे सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शहर की बात आपने बताया कि ये परंपरागत वोट भाजपा का माना जाता था, लेकिन यहाँ शालिनी गुप्ता ने सेंधमारी कर दी है, जिससे भाजपा को काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोडरमा प्रखंड की बात करें तो काफी बड़ा प्रखंड है कोडरमा, और वोटिंग भी अच्छी खासी हुई है, लगभग 60% या उसे अबव वोटिंग 62.93 का है या 63%। तो क्या रुझान है? कोडरमा जो प्रखंड है वो कुछ शहरी में भी आ जाते हैं, कुछ ग्रामीण में आ जाते हैं, क्या माहौल रहा, क्या रुझान आया? देखिए, मैं तो पहले भी बताया कि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इस बार के चुनाव में भले ही 13 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से नजदीकी मुकाबला भाजपा, राजद और निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता के बीच में ही है, और जीत हार निश्चित तौर पर इन्हीं तीनों में से किसी की होगी। चाहे इसमें राजद बाजी मार ले, शालिनी जी बाजी मार ले, या भाजपा इस पर हैट्रिक भी लगा ले, क्योंकि 2 बार 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरा यादव को यहाँ से जीत मिली थी। 2014 में अभी के वर्तमान के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उनको इन्होंने लगभग 13,000 वोटों से हराया था, और 2019 में इन्होंने इस सीट पर जो है वो राजद के प्रत्याशी रहे अमिताभ चौधरी से लगभग 1600 मतों के अंतराल से सीट जीती थी। तो हो सकता है हैट्रिक, लेकिन जहां तक आपने ग्रामीण इलाकों की बात, तीनों कैंडिडेट में, तो ग्रामीण इलाकों में आपको एक बात और बता दूं कि 2090 से लेकर 1990 से लेकर 2024 तक इस सीट पर लगभग 24 सालों तक यहाँ राजद का भी ये गढ़ रहा है। और इस बार के जो प्रत्याशी जो हमारे सुभाष जी हैं राजद से, उनके द्वारा भी एक बड़े स्ट्रेटजी के तहत इस बार यहाँ लाभबंदी कहे या मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके इस सीट पर जो है ना वो पूरी माने अपनी जोर लगाकर वो अपने पाले में करने के लिए इन्होंने कोई कसक नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में जो एक ग्रामीण परिवेश होता है, और ग्रामीण परिवेश में जो मतदाता होते हैं वो शहरी मतदाताओं की अपेक्षा आज भी वहां पर जैसा कि पूर्व में होता है, कुछ जात आधारित भी वोट होता है, कुछ वर्ग आधारित भी वोट होता है। तो कितनों आप विकास की बात कर ले जवाजी, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग का जो रुझान होता है वो उम्मीदवार के जातीय आधार पर हो या उनके वर्ग के आधार पर होता है। ऐसे में ऐसे में रहा है। तो ऐसे में चूंकि इस बार भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और राजद के प्रत्याशी वो किसी एक ही जाति विशेष के हैं, और राजद की द्वारा जो इस बार रणनीति के तहत चूंकि वो 24 सालों का जो यहाँ पर राजद का पूर्व में जो कब्जा रहा, और जो लोगों का चूंकि ये क्षेत्र यादव बहुल है, और यादव बहुल और यही यादव वर्ग जो ही है ना, वो इस सीट पर किसकी जीत होगी किसकी हार होगी उसमें निर्णायक साबित होते हैं। वैसे तो यहाँ मुस्लिम वर्ग का भी अच्छा खासा अल्पसंख्यकों का भी वोट है। उसके बाद कहे तो अगर बनिया समाज का हो या मेहता समाज का हो, वैश्य समाज हो या मेहता समाज, ये लोगों का भी वोट काफी निर्णायक होता है। तो चूंकि इस बार बनिया समाज से भी उम्मीदवार थे शालिनी जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस तरह से इस बार लड़ाई लग रही है कि इस बार की लड़ाई में खास करके ग्रामीण इलाकों में राजद का तो जो पूर्व में रहा है, और इस बार जिस तरह से जो यादव वर्ग में भी जो वोटों का बंटवारा हुआ है, क्योंकि अगर राजद से यादव जाति के अगर उम्मीदवार नहीं होते तो इसका निश्चित रूप से पूरा का पूरा लाभ है जो है वो ये भाजपा को मिलता। लेकिन चूंकि जो सुभाष यादव राजद के बैनर तले या उनके जो सिंबल के तहत चुनाव मैदान में थे, और जिस तरह से लालू जी जो राजद सुप्रीमो कहे जाते हैं, अगला सवाल यही था, उनके द्वारा जो आकर यहाँ प्रचार किया गया और एक बार फिर से यहाँ के यादव वर्ग के मतदाताओं को जो याद दिलाया गया कि जो राजद जो है वो इस सामाजिक न्याय के तहत यादव हो या दबे कुचले वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग हो, अकलियत का हो, इन लोगों के लिए जो काम किया उसके लेकर इन वर्ग के मतों को या उनके मतदाताओं को एक
माने ध्रुवीकरण के तहत जो है ना एक साथ लाकर राजद को फिर से ये सीट लौटाने के लिए काफी जोर लगाया है। मेरा एक सवाल है कि आप बता रहे कि यादव बहुल क्षेत्र है और आरजेडी को माना जाता है कि यादवों अभी तो वो A to Z की बात कर रही है। जी। तो यहाँ कोडरमा के यादव इस बार किधर उसका रुझान ज्यादा किधर रहा, बीजेपी के तरफ, आरजेडी के तरफ? क्योंकि यहाँ फैक्टर लालू यादव भी है, उनका भी एक दिन का दौरा रहा, रात्रि विश्राम भी यही हुआ कोडरमा। कितना इम्पैक्ट दे पाए वो खासकर यादव? निश्चित तौर पर ये कहे कि लालू जी के यहाँ पर आना और यहाँ पर सभा करना, खास करके जो हमारा ये जो कोडरमा विधानसभा सीट है उसमें सतगावा को जो है वो काफी यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। और अगर वहां पर देखा गया कि लालू यादव आए, इसके पहले तेजस्वी भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर सभा किया, तो लालू जी के आने के बाद में जो सतगावा क्षेत्र का एक अच्छा खासा जो यादव जाति हो या अन्य दले कुचले जो पहले से सामाजिक न्याय के तहत पूर्व में जब यहाँ राजद की जो है विधायक जीतते रहे हैं, उस दौरान भी जो एक सामाजिक न्याय के तहत राजद के अलावे अल्पसंख्यकों का या और भी समाज के दलित वर्ग या ये लोग दबे कुचले वर्ग की बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार देखा गया कि यादव के साथ साथ अल्पसंख्यक भी राजद के तरफ जो है काफी गोलबंद संख्या में गोलबंद होते देखे और दबे कुचलों का भी मत राजद को मिला है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों से इस बार जो है वो राजद को भी अच्छा वोटिंग होने की उम्मीद जताई गई है और निश्चित तौर पर वहां का वोट राजद के लिए भी निर्णायक होगा। और हो सकता है मैं भी ऐसा मैं बहुत सटीक नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये अनुमान है कि ये सालनी और भाजपा की लड़ाई में कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि राजद बाजी मार दे। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था। अच्छा, बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है तो कहाँ पिछड़ते हुए दिखी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, पिछड़ने की बात तो मैंने पहले भी कहा ना कि भाजपा के साथ जो वोटों का ध्रुवीकरण रहा है, तो एक सामान्य वर्ग के साथ साथ यहाँ जो वैश्य समाज का वोट था वो एकमुश्त भाजपा को मिलता रहा। बिल्कुल। लेकिन यादव जाति में देखा गया कि पिछली बार भी जब राजद से अमिताभ चौधरी खड़ा थे तो वहां यादव जाति के मतों में जो है वो करीब कहें तो लगभग 60% उस समय भी यादव जाति के मतदाता कहीं ना कहीं राजद के पाले में ही नजर आ रहे थे। तो इस तरह से जो भाजपा का जो परंपरागत वोट रहा था, सामान्य जाति का वोट हो या वैश्य का वोट हो या और भी हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के, तो इस बार ये देखा गया कि जो माने यहाँ पर गैर जाति यादव जाति के मतदाता थे। पहले तो देखा गया कि अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा वर्ग जो था इस बार परिवर्तन को लेकर सालनी जी के साथ दिख रहा था। उनकी सभाओं में वोटिंग के 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा इसमें बड़ा एक उलटफेर देखा गया कि जो एक बड़ा रुझान दिख रहा था अल्पसंख्यक वर्ग का, वो कुछ ही कम नहीं, लगभग 70% तक एकाएक जो है वो फिर राजद की ओर डाइवर्ट कर गया। दूसरी ओर जो है सामान्य वर्ग का या वैश्य मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर ये मतदाता इस बार वास्तव में जो है वो परिवर्तन के मूड में देख रहे थे। तो मुझे जो ऐसे वर्ग के लोगों से बात हो रही थी, इसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सीट पर जो पूर्व से, चाहे वो सांसद का सीट हो, विधायक की सीट हो, यहाँ का जिला परिषद हो या जिला परिषद सदस्य का, यहाँ पर ज्यादातर सीटें जो हैं वो पिछले कई चुनाव से खास जाति वर्ग के ही लोगों तक सिमटता रहा। तो इस बार लोगों में दिखा कि आखिर इस सीट पर किसी खास जाति वर्ग के ही लोग प्राय सभी सीटों पर क्यों जीते हैं, तो क्यों नहीं इसको परिवर्तन करते हुए अन्य जातियों को भी मौका दिया जाए। इसको लेकर एक अलग इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ, जिसमें लोग बदलाव के मूड में दिख रहे थे कि आखिर यहाँ के विधानसभा या जो हमारा यहाँ सांसद बनते हैं या और भी जो हमारे जनप्रतिनिधि के सीट है उस पर कुछ और जातियों को भी मौका मिले। इसीलिए इस बार विधानसभा में एक अलग लामबंदी दिखी गैर यादवों का या अन्य जातियों का, जिसमें वैश्य हो, सामान्य वर्ग हो, उन लोगों के में भी एक लगा कि इस बार परिवर्तन हो। लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन भी दिखा कि लोग, चूंकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और इसका नेतृत्व जो है वो केंद्र में लंबे समय से जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं और उनके द्वारा जो वैश्विक से लेके जो आर्थिक और जो हमारा सामरिक रूप में या देश को मजबूती के लिए जो उसको लेके उनके कैडर वोट वास्तव में 50% या 60% इधर भी रहे। लेकिन खासा जो देखा गया कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी कहे या एक जातीय दबदबा देखे यहाँ के
ये विधानसभा या सांसद का हो या जिला परिषद हो, इसको लेके मतदाताओं में देखा गया कि औरों को भी मौका मिले, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति इनका एक बड़ा लामबंदी हुआ और एक अच्छा रुझान देखा गया, जिसके वजह से बीजेपी और बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी के टक्कर में कहीं आरजेडी आगे ना निकल जाए। इस तय करेगा, बल्कि हमारे पूरे प्रदेश का 81 सीटों पर जो चुनाव होगी वो पूरे राजनीतिक भविष्य तय करेगा। और सियासी गलियारों में जिस तरह से एक सशक्त सरकार की जरूरत है प्रदेश में, हम चाहेंगे कि इस बार मतदाताओं ने सही निर्णय लेते हुए न सिर्फ कोडरमा के सीट के लिए निर्णय लिया होगा, बल्कि हमारे प्रदेश के जो 24 सालों का हमारा युवा अवस्था में जो झारखंड पहुंच चुका है, उसमें एक सशक्त सरकार बने, जिम्मेवार पूर्ण सरकार बने और जनता दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक स्वच्छ, पारदर्शी और जिम्मेवार सरकार चुनने के लिए अपना वोटिंग किया होगा। तो कल के रुझान से कोडरमा के साथ साथ पूरे झारखंड का भी भविष्य तय होगा। झारखंड का एग्जिट पोल आपने देख लिया, तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने एग्जिट पोल अपना जारी कर दिया है। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए की बन रही है, अदर्स की? देखिए, तमाम अटकलों और जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें हम अगर कहें तो 70% ने जिस तरह से इस बार के जो चुनाव में जो है एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने की उम्मीद जताई है। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 45 से लेकर 47 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं जो अगर इंडिया गठबंधन की, तो कुछ एग्जिट पोल में जो है इस बार जो है सरकार के पुनः दोहराए जाने और हेमंत की सरकार बनने पर भी उम्मीद जताई गई है। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल, मेरा आकलन यही है कि हमको लगता है कि इस बार के चुनाव में न तो इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है और न ही जो है वो एनडीए को। ये इस बार भी जो है वो एक त्रिशंकु सरकार, त्रिशंकु बहुमत आने की उम्मीद है। और कहीं न कहीं इस बार भी सरकार बनाने में जोड़ तोड़ का खेल होगा और निर्दलीय जो कहीं वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। पहले भी निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। इस बार भी हमें जहां तक लगता है, हमारा जो आकलन है कि ना तो इंडिया और ना ही एनडीए, इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे निर्दलीय और इन्हीं के जोर तोड़ से बनेगी सरकार। लेकिन अगर ऐसी सरकार बनती है तो कहीं न कहीं ये झारखंड के आम आवाम के लिए, गरीबों के लिए, या कहे कि यहाँ के जरूरतमंदों को, जिसको आज भी एक सही नेतृत्व के तहत सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, उनको उठाने की जरूरत है। कहीं न कहीं फिर 5 सालों तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और इस जिस तरह से बहुमत की सरकार आप चाह रहे हैं? जी, मैं चाहता हूं, लेकिन जो अटकलें लग रही हैं कि एक इस बार फिर जो है वो कहीं न कहीं एक जोड़ तोड़ की सरकार, जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। लेकिन वैसा तो एनडीए गठबंधन वाले आगे निकल जाते हैं। जोड़ तोड़ की सरकार तो जोड़ बनती है। तो आप देखते ही हैं कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का भी खेल चलता है, भले वो पर्दे के पीछे चले, लेकिन जनता जानती है कि सरकार बनाने के लिए किस तरह के साम दाम दंड भेंट के खेल खेले जाते हैं। लेकिन इनका अंततः नुकसान जो है वो जनता ही खेलती है। उन्हें सिर्फ घोटाला, भ्रष्टाचार और इसी तरह का जो खेल चलता है कि कहीं पर खनन घोटाला देखते हैं तो कहीं आयुष्मान घोटाला हो गया, तो गरीबों पर ही मार पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे मतदाता भी धीरे धीरे जात पात और वर्ग और संप्रदाय के जागरूक हो रहे हैं। इस बार तो जागरूकता जो वो घेरे से बाहर निकले और एक स्वच्छ सरकार चुनने में, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, जनता के हित में काम करे, उसे ही अपना गद्दी सौंपे, उसे ही प्रदेश की गद्दी सौंपे। जो हाँ, चलिए तो अभी चर्चा किया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए, और अपने विचार को भी रखा और जो अपने ग्राउंड पे देखा वो भी हमारे दर्शकों को बताया। तो कल भी हम लोग लगातार अपडेट देते रहेंगे, जैसे जैसे रुझान आएंगे तमाम रुझान आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल, Facebook चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर ले। कोडरमा में क्या होने जा रहा है वो तमाम जो रुझाने थे, जो जिन जिन बिंदुओं पे चर्चा की जानी चाहिए थे, प्रखंड वाइज हो, जातीय वाइज हो, तमाम तरीके की चर्चा की है। तो अब आपका आकलन क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।